हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का अभ्यास सागर का पार्ट 2 के सारे अभ्यास कार्य इसमें आप देखिएगा इस वीडियो में। इससे पहले का पार्ट मैं करवा चुकी हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 2 है चिट्ठी के अक्षर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और कमेंट करिएगा अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए हो तो। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बहुत सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है, आप तो मेरे मन की बात भांप गए। तो ये कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं वाक्य हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। तो बिंदु वाले शब्द हो गया संपादक, और फिर ये सुंदर। चंद्र बिंदु वाले शब्द हो गया मुंह, और फिर यहाँ पर आपका है भांप। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है। नेक्स्ट नंबर 2 है, बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज़ कहाँ से निकलती है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाए। यानी कि जो इस पे बिंदु है, जैसे इसमें बिंदु है संपादक, तो ये जो सम बोलते हैं तब हमारी आवाज़ जो है वो कहाँ से निकलती है, वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है। नंबर 3 में है, चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है, तो ये भी मुंह और नाक दोनों से निकलती है। नंबर 4 है, अब नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। ये सारे क्या हैं, ये सारे वर्ण हैं। क वर्ग है, क वर्ग यानी क के ग्रुप वाले। तो इसमें क पहला वर्ण है, ख दूसरा वर्ण है, ग तीसरा, घ चौथा और पांचवा वर्ण है। ये सारे जो पांचवें वर्ण हैं, ये सारे इनके बारे में अभी आप आगे और पढ़िएगा कि पांचवा वर्ण को कैसे यूज़ किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये पांचवा वर्ण है, चौथा है, तीसरा, दूसरा है, और ये जो वर्ण है ये किस वर्ग का है। तो ये वाला लाइन जो है ये पूरा क वर्ग में आ गया, ये लाइन पूरा च वर्ग हो गया, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस तरह से है। नंबर 5 में है, क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इसे देखिए, ये अंक, ये भी अंक है और ये भी अंक है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ये इसका भी मतलब यही होता है, इसको हम बिंदु के रूप में यूज़ करते हैं। फिर यहाँ है, यानी कि ये भी आधा ना है, ये भी आधा ना है, ये आधा ना है, ये भी आधा ना है, और ये भी आधा ना की तरह यूज़ होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। शब्द के दोनों रूप सही हैं, यानी ये दोनों रूप सही हैं, मगर आजकल शब्दों को मानक रूप में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। इसे मानक रूप किसे कहा गया, इसे अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप शब्द, ये सब मानक रूप में है। नंबर 6 है, आइए अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है। अब ये चंदा शब्द में आधा कौन सा, देखिए न आधा है, तो लिखेंगे न। यह पांचवा वर्ण किस वर्ग का है, यानी ये जो न है ये क्या है, पांचवा वर्ण है। पांचवा कैसे है, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर ये 5वां नंबर पे है, ये 5वां वर्ण है न, ठीक है। और ये किस वर्ग का है, तो देखिए ये त वर्ग का है। तो इसी तरह से इसको समझना है। फिर 5वें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है, यानी 5वां वर्ण जो हमारा चंदा में न है, न जो 5वां वर्ण है, उसके बाद कौन सा है, द है, क्योंकि चंदा तो द वर्ण है। 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है, यानी ये द है, ये 5वां वर्ण जो न है उसके बाद का जो वर्ण है द, ये किस वर्ग का है, तो द त वर्ग का है। क्या 5वां वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं, तो हाँ दोनों एक ही वर्ग के हैं, दोनों त और ये जो न है वो दोनों त वर्ग के हैं। चंदा शब्द में 5वें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, तो अनुस्वार का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ चंदा, यहाँ पे आधा ना हमने लिखा था तो ये बिंदु लगा दिया गया, तो ये बिंदु क्या है, अनुस्वार है। क्या चंदा शब्द के 5वें वर्ण में अ स्वर है। चंदा शब्द का जो 5वां वर्ण आधा न है, इसमें अ है, तो नहीं, अ नहीं है, क्योंकि किसी भी स्वर उसमें व्यंजन में जैसे कि ये न है, ऐसे ये आधा होता है और इसमें अ जुड़ जाता है, तब ये जाकर के पूरा न बनता है। लेकिन अगर आधा न है तो उसमें अ नहीं है।
अब आपको यहाँ पर इसे याद रखना है और समझना भी है कि यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उसे 5वें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु 5वें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। इस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर है रंग, ठीक है, ये जो उआ है और ये ग, तो ये देखिए 5वां वर्ण है और ये 5वां वर्ण किस वर्ग का है? क वर्ग का है। क ख ग घ उआ, तो ये उआ यहाँ पर है आपका, ये 5वां वर्ण है और ये ग भी इसी के ग्रुप का है यानी क वर्ग का है। तो ये क्या हो जाता है? बिंदु बन जाता है। तो ये बिंदु को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। उसी तरह देखिए यहाँ पे इया है तो च छ ज झ इया होता है। ये जो आधा इया है इसके बाद जो ज है वो इसी के वर्ग का है, तो ये यहाँ पर बिंदु बन जाएगा। और लेकिन अगर यहाँ पर इया के बाद कोई दूसरा वर्ग का अक्षर रहता तो ये इसी तरह रहेगा। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इतना करते हैं। तो देखिए मंजन, इसको मंजन इस तरह कर दिया, डंडा डंडा, अंत का इस तरह अंत, कंपन को इस तरह लिखा जाएगा कंपन, दिनांक दिनांक, देखिए वहाँ है तो ये क वर्ग का ही है, तो इसके बाद जो इसी का वर्ग का जो है वह अक्षर आया है, वर्ण आया है, तो ये बिंदु बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। पंचम पंचम, पंडित इस तरह से पंडित लिखेंगे, गंदा को इस तरह से, अंबर इस तरह से। नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। जैसे रग, यहाँ पे रंग बनाया है, सही जगह पे बिंदु लगा कर। गधा है तो यहाँ इस तरह लिख के गंदा हो गया। चिता को चिंता। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए जिस तरह से रंग का प्रयोग किया गया है, सुशीला लाल रंग के फूल लाई थी। उसी तरह गंदा का प्रयोग, पानी गंदा है। मुझे पढ़ाई की चिंता है, चिंता का प्रयोग हुआ है इसमें। अब नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में अभी मैंने आपको बताया था कि पीछे किस तरह से होता है। जैसे पंखा, ये पंखा, ये मंदिर, ये बंदर, इंजन और घंटी। इसी तरह से है 15 अंगूर, पतंग, तिरंगा और पंखा। नंबर 10 है, यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का ना हो जिस वर्ग का 5वां वर्ण है अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आ जाए तो क्या होगा? आइए दिए गए उदाहरणों से समझें। जैसे जन्म, तो न जो है वो कौन से वर्ग का है? त वर्ग का, और म प वर्ग का है, यानी प फ ब भ म प वर्ग में आता है, त न त वर्ग में आता है। ये इसकी अलग अलग दोनों वर्ग के हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये अनुस्वार नहीं बनेगा, ऐसे ही रहेगा। और अगर कोई वर्ण जो है आता है, 5वां वर्ण है ये म, और यही दोबारा आ जाता है तो भी ये अनुस्वार नहीं बनेगा। यानी अगर सेम आ जाता है दोबारा तो अनुस्वार नहीं बनेगा, और अगर दोनों अलग अलग वर्ग के हों तो भी अनुस्वार नहीं बनेगा। तो जन्म शब्द में कौन से 5वें वर्ण में अस्वर नहीं है? तो कौन से 5वां वर्ण है? न जो है वो, उसमें अनुस्वार स्वर नहीं है क्योंकि ये आधा है, तो इसलिए न वर्ण में। इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? तो न जो है इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? म प वर्ग का है। प फ ब भ म आता है। क्या दोनों के वर्ग समान है? क्या दोनों समान वर्ग का है? न और म? तो नहीं, दोनों समान वर्ग का नहीं है। न जो है वो त वर्ग का है और म प वर्ग का है। सम्मान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण 2 बार आए हैं? तो सम्मान और भिन्न में, सम्मान में देखिए म आया है 2 बार और भिन्न में न आया है 2 बार, तो म और न वर्ण। ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं? तो ये दोनों 5वें स्थान पे आता है अपने अपने वर्ग में। तो देखिए अभी मैंने आपको जो समझाया वही यहाँ पे आपको बताया गया है, उसको याद रखना है आपको। यदि 5वें वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आए अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नंबर 11 है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उनके सामने हाँ, और जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसके सामने नहीं लिखना है। जैसे सुंदर, तो इसमें इसको हम सुंदर ऐसे बिंदु लगा के भी लिख सकते हैं। यहाँ अन्न, अन्न को हम बिंदु लगा के नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, तो ये नहीं होगा। सम्मानित, इसमें भी देखिए 5वां वर्ण 2 बार रिपीट हो गया तो इसमें नहीं।
पंकज, तो इसका हम बिंदु लगा के लिख सकते हैं क्योंकि ये जो उआ है और क है दोनों एक ही वर्ग के हैं। कहाँ? पंछी, तो इसको भी हम पंछी यहाँ पे बिंदु लगा के लिख सकते हैं क्योंकि ये इया और छ दोनों एक ही वर्ग के हैं। अक्षुण्ण, तो इसे भी हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है 5वां वर्ण, तो इसे हम अनुस्वार चिन्ह लगा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है इसमें। अब नंबर 12 है, नीचे खंड 1 और 2 में कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है। इसे बाधा, सांस, कांटा, सवार। यहाँ बांधा, सांस, कांटा, सवार। तो खंड 1 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? खंड 1 जैसे देखिए बाधा, सांस, कांटा, सवार, तो ये मुंह से निकलती है। और दूसरा है हमारा खंड 2 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? तो जैसे पहला अक्षर बोले बांधा, सांस, ये कहाँ से निकली? मुंह और नाक दोनों से निकला। जिन शब्दों को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है उनके ऊपर क्या लगा हुआ है? तो उनके ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुनासिक लगा हुआ है। तो देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाया गया आगे। जब किसी वर्ण को बोलते समय आवाज़ मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है और चंद्र बिंदु को व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहा जाता है और बिंदु को व्याकरण की भाषा में अनुस्वार कहा जाता है। नंबर 13 है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। जैसे पूछ, यहाँ पर प पे लगाया अनुनासिक, तो पूछ। आधी का आंधी, कहा, कहाँ, सवार का संवार, चाटा का चाटा। अब इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसे पूछ का से वाक्य बन गया, गाय अपनी पूंछ से मक्खियाँ उड़ा रही थी। तेज, ये देखिए हमने आंधी का प्रयोग किया, तेज आंधी चल रही है। तुम कहाँ रहते हो? सुनीता अपने बाल संवार रही है। सीता ने गीता को चांटा मारा। नंबर 14 है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल करके पढ़िए। तो इन्हें बोल करके आप पढ़िए। इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? इनका अंतिम अक्षर क्या है? ये जैसे इसके यहाँ क है, इनके ऊपर क्या है? देखिए यहाँ पर हमारा अनुस्वार है। पुस्तकें, पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। आवाज़ कहाँ से निकलती है? मुंह और नाक दोनों से निकलती है। पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? तो इसके ऊपर अनुनासिक आना चाहिए था। इन अंतिम अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आया है? तो अंतिम अक्षरों पर देखिए बिंदु, इसे हम कहते हैं अनुस्वार, तो अनुस्वार आया है। याद रखिए, यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकले मगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहाँ अनुनासिक की जगह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे बिंदु लगेगा यानी कि अनुस्वार। संपादक, यहाँ पे बिंदु लगेगा। मैंने, तिथियाँ, पूंछ, कुर्सियाँ, सुंदर, मालाओं, कारें, ऊंचा। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। कौंधने, कौंधने, साप्ताहिक का साप्ताहिक, मस्तिष्क का मस्तिष्क, कीजिए का कीजिए, पूर्ति का इस तरह से पूर्ति लिखेंगे, पड़गा का इस तरह से पड़ेगा। यहाँ ये माँ है, उसके बाद इसका मात्रा है, ये वाला डंडा नहीं है यहाँ पे। ओके, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बात, बातें, कुर्सी, कुर्सियाँ, हाथ पर, हाथों पर, कविता, कविताएं, साधु को, साधुओं को, कहानी, कहानियाँ। आओ लिखें। तो 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा देते समय आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, इनके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आप ना एड्रेस लिखना है, जब पत्र लिखना है तो आप यहाँ परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन लिखिए, और जो पता है वहाँ पे कहाँ से लिख रहे हैं सो लिखिए। दिनांक यहाँ पे आप अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। अपने प्रिय मित्र का नाम यहाँ पर आप लिखिए, और उसके बाद मैं यहाँ ईश्वर की कृपा से सकुशल हूँ, आशा है कि तुम भी सकुशल होगी। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मेरी वार्षिक परीक्षा पिछले महीने समाप्त हो गई और मैं अच्छे अंक के साथ पास भी हो गई। मेरी वार्षिक परीक्षा के समय मेरे मामा की शादी थी, जिसके कारण मुझे थोड़ी कठिनाई भी हुई थी, किंतु
मैं सब कुछ छोड़कर पूरी लगन से परीक्षा की तैयारी में लगी रही। इसी का प्रतिफल है कि आज मैं खुशी महसूस कर रही हूँ। शेष अगले पत्र में लिखूंगी। धन्यवाद। और यहाँ पे लिख देना है तुम्हारी सखी, जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।